ममता बनर्जी सीआरपीएफ के जवानों पे वो इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने उनके समर्थकों को वोट नहीं दे। सुनिए ना, गीदड़ अगर शेर का कपड़ा पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता, वो गीदड़ ही रहता है। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आरएसएस भारी पड़ गया है। आरएसएस के हाफ पैंट वाले फुल पैंट पहनने लगे और उनका ड्रेस और यहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का ड्रेस एक जैसा है। हम कैसे यकीन कर ले कि आप सीआरपीएफ के आदमी हैं? तो इन्होंने तो देश के जो एकता अखंडता को खत्म कर दिया और कहते मुझे मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। तो क्या ये देश तेरे बाप का है? इस देश में जितनी आज़ादी के जंग में हमने हिस्सा लिया, उतना हिंदू भी लिया, उतना सिख भी लिया, उतना हर जाति के लोगों ने लिया। आज इस देश में एकता और अखंडता का सवाल है और देश की एकता और अखंडता का जब सवाल आ जाएगा तो देश में नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। वो तो ताकत और ईवीएम मशीन के थ्रू आया है। अगर हिम्मत है, अगर बीजेपी पार्टी में आरएसएस में हिम्मत है तो बैलेट में इलेक्शन करा ले। इन्हें खड़े होने का जगह नहीं मिलेगा, इन्हें इस देश में खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। ये आपको ईवीएम पर क्यों भरोसा नहीं है? ईवीएम अक्सर पार्टी के घरों से पाया जा रहा है। आप आसाम में देखिए बीजेपी के घर से ईवीएम का अभी आपके टीएमसी के नेता के भी घर से मिला है। टीएमसी के घर के नेता का जो मिला है ना, आप इलेक्शन ऑब्जर्वर ऑफिसर का रिपोर्ट देखिए। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोस्टिया में, कोलकाता के वेस्ट बंगाल के कोस्टिया मोड़ में और हमारे साथ एक भाई है, इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है भैया इस बार यहाँ वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल के लोगों की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल का आदमी चाहिए, बाहर का चोर चंडाल नहीं चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं चाहिए? इसलिए मोदी जी गुजरात के रहने वाले हैं और हम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। तो पश्चिम बंगाल को मालूम है कि हम भात कैसे खाते हैं, मछली कैसे बनाते हैं। उनको क्या मालूम, चाय वाला चाय वाला चाय वाला। मोदी जी आके तो यहाँ पे बांग्ला भाषा बोलते हैं। वो कुछ दिन अपने घर छोड़कर भागे हुए थे, वो भागे हुए आसामी में शुमार हैं। वो असल में कहाँ गए थे जानते हैं? वो असल में चले गए थे इजराइल के खुफिया विभाग में जाकर उन्होंने 2 साल गुजारा है और इजराइल के मोसाद ग्रुप के वो एक मेंबर भी है। आज ये देश में लोग समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत है। नरेंद्र मोदी एक मोहरा है। यहाँ पर फाशिज्म और प्राइवेटाइजेशन की हुकूमत चल रही है, यहाँ पर पूंजीपतियों की हुकूमत है। पश्चिम बंगाल फैक्टर इसलिए है कि उनके जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो वाहिद एक ही नेता है, ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो कोई ममता बनर्जी 10 साल में कोई काम नहीं किया। हाँ, और उन्होंने तो बहुत कुछ किया है। उन्होंने तो नोटबंदी करके लोगों को मालामाल कर दिया है, पूरा ब्लैक मनी आ गया है। पतंजलि के थ्रू जाली हनी पूरे देश को खिला दिया। पतंजलि के थ्रू राइस ऑयल को सरसों का असली तेल बोल के खिला दिया और खिला रहे हैं। टीवी में रोजाना ऐड आता है। तो इन्होंने तो देश के जो एकता अखंडता को खत्म कर दिया और कहते मुझे मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। तो क्या ये देश तेरे बाप का है? इस देश में जितनी आज़ादी के जंग में हमने हिस्सा लिया, उतना हिंदू भी लिया, उतना सिख भी लिया, उतना हर जाति के लोगों ने लिया। आज इस देश में एकता और अखंडता का सवाल है और देश की एकता और अखंडता का जब सवाल आ जाएगा तो देश में नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। वो तो ताकत और ईवीएम मशीन के थ्रू आया है। अगर हिम्मत है, अगर बीजेपी पार्टी में आरएसएस में हिम्मत है तो बैलेट में इलेक्शन करा ले। इन्हें खड़े होने का जगह नहीं मिलेगा, इन्हें इस देश में खड़ा होने का जगह नहीं मिलेगा। ये आपको ईवीएम पर क्यों भरोसा नहीं है? ईवीएम अक्सर पार्टी के घरों से पाया जा रहा है। आप आसाम में देखिए बीजेपी के घर से ईवीएम का अभी आपके टीएमसी के नेता के भी घर से मिला है। टीएमसी के घर के नेता का जो मिला है ना, आप इलेक्शन ऑब्जर्वर ऑफिसर का रिपोर्ट देखिए। वो क्यों मिला? रात को उनकी गाड़ी लेट थी और वो सील किया हुआ माल फिर रिटर्न चला गया। जहां का मिला ईवीएम वहां दोबारा इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आसाम में जहां मिला वहां पर दोबारा इलेक्शन हुआ। यानी दाल में तो काला है। आप ईवीएम हटा दीजिए ना, उतना डर किस बात का? अरे झूठ तो झूठ है, सच और सच है। आपको हिम्मत है बैलेट में करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा आटा चावल का भाव। पश्चिम बंगाल में आज पूरे दिल्ली के लोग आ गए, प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर सब एक औरत से लड़ने के लिए। बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी से, वो झांसी वाली रानी थी। उन्होंने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ और आज देश लड़ रहा है इन देश के चोरों के खिलाफ।
आज देश में ये चोर की हुकूमत है जो रात को फैसला करते हैं। अरे रात को उल्लू जागता है, आदमी नहीं जागता। रात को बैंक खुलता नहीं, तुम रात को ऑर्डर पास करते हो, तुम्हें सब काम रात को नजर आता है। तो ये किसका फितरत है? रात को अक्सर चोर नजर आते हैं। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो पूंजीपति और प्राइवेटाइजेशन की पार्टी है। और इस पार्टी का मुद्दा ये है कि भारत के लोग सब बेवकूफ हैं और हम लोग चालाक हैं। ये वोट साबित करेगा कि तुम कितने बड़े चालाक हो और हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। और यहाँ इनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो आपने कहा प्राइवेटाइजेशन के बारे में, तो प्राइवेटाइजेशन वो इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि सरकारी कर्मचारी जो होते हैं वो पैसा बैठ कर लेते हैं, काम नहीं करते सही से। वेरी गुड। सरकारी ऐसे लोग होते हैं जो बैठकर पैसा लेते हैं। तो 70 साल से देश का इसी तरह सत्तू खा के चल रहा था। हाँ, कल तो गधा फुलौड़ी भी हाँकता था, आज तो गधा गोबर भी नहीं हग रहा है। गधा को गोबर भी हगने का फुर्सत नहीं है। ये देश के प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया कि पूंजीपति को पूंजीपति बनाना और गरीब को गरीब बना देना। इनका मतलब अगर सही होता तो नोट आज भी जितने लोगों के पास है 500 का 1000 का नोट है, अगर हिम्मत है तो ओरिजिनल नोट लोगों को उसके वापस मंगाए बैंक में। वो रुपये तो यहाँ का ओरिजिनल नोट है। ब्लैक मनी की बात करते थे, देश तरक्की कहाँ गया? अगर लोगों को रोजगार की बात कर रहे थे तो 12 करोड़ लोग बेरोजगार कैसे हो गए? आपने वादा किया था 2.5 करोड़ लोगों हम लोग नौकरी देंगे, तुम तो 12 करोड़ नौजवान तो रास्ते में आ गया। तरक्की की बात करते हैं, यही तरक्की है, इसी को तरक्की कहते हैं। एक तरफ कोरोना के दिन में लोग हाहाकार का शिकार। आपके ममता बनर्जी सीआरपीएफ के जवानों पे वो इल्जाम लगा रही है कि उन्होंने उनके समर्थकों को वोट नहीं दे। सुनिए ना, गीदड़ अगर शेर का कपड़ा पहन ले तो वो शेर नहीं बन जाता, वो गीदड़ ही रहता है। दरअसल बात यह है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आरएसएस भारी पड़ गया है। आरएसएस के हाफ पैंट वाले फुल पैंट पहनने लगे और उनका ड्रेस और यहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का ड्रेस एक जैसा है। हम कैसे यकीन कर ले कि आप सीआरपीएफ के आदमी हैं? सीआरपीएफ जब रास्ते में चलता था तो उसका डिसिप्लिन कहता था सीआरपीएफ जा रहा है, और अभी सीआरपीएफ चलता तो लगता है कि कोई बहुत बड़ा गुंडा जा रहा है, कोई मवाली जा रहा है। आज तो सीआरपीएफ को देखकर लोगों को डर खौफ खत्म हो गया है। अगर सीआरपीएफ में हिम्मत होती तो वोटर रजिस्ट्रेशन में आपको दौड़ा क्यों दिया गया? आप दौड़ने क्यों लगे? आपको तो उसी में मोर्चा संभालना चाहिए था, गोली मारना चाहिए था। अगर देश की एकता और संविधाता एकता और अखंडता के खिलाफ कोई तो आप गोली मारिए। आप भाग क्यों रहे हैं? इन्होंने आजादी के जंग में भी आरएसएस पीछे भाग गया था। गोली मार देंगे फिर आप लोग कहेंगे कि गोली मार दिया। हाँ, गोली मार देंगे तो गोली का जवाब दिया जाएगा ना। आप गोली मारेंगे तो आपको वजह बताना पड़ेगा। आप ऐसे गोली नहीं चला सकते। एक निहत्थे आदमी को गोली चलाने से पहले 1 लाख मरतबा सोचना पड़ेगा। ये बंगाल है, आज जो हम सोचते हैं हिंदुस्तान कल सोचती है। बंगाल के लोग जाहिल नहीं है, बंगाल के लोग वंचित नहीं है, बंगाल के लोग गरीब नहीं है, बंगाल के लोग मेहनती है, अब पढ़े लिखे हैं। आपने कहा कि बंगाल के लोग गरीब नहीं है, तो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, हाँ, उसमें कहा गया कि यहाँ के जो मुसलमान है देश के अलग स्टेट में सबसे ज्यादा कम गरीब है, तो यहीं पे ज्यादा गरीब और लिटरेसी भी बहुत कम है यहाँ के लोग। सुनिए, आपने शुरू से आरएसएस का मुद्दा, कांग्रेस का मुद्दा, नौकरी में मुसलमानों के साथ इन लोगों ने बदसलूकी किया, नौकरी नहीं दिया। और नौकरी नहीं देने की वजह से मुसलमान जो अपनी मेहनत पे रोजी कर रहा है, मुसलमान जीता अपने मेहनत से। मुसलमानों के पास हाथ का हुनर है, मुसलमान के पास अपना हुनर है, मुसलमान फुटपाथ पे दुकान लगा सकता है, मुसलमान सब कुछ कर लेगा, लेकिन देश को नहीं बेचेगा और अपना जमीन नहीं बेचेगा। यही वजह है कि हम गरीब है, हम गरीब है लेकिन तुम्हारे जैसे गद्दार नहीं है। हम गरीब है लेकिन अपने फैमिली के प्रति वफादार है। तुम्हारे जैसा नहीं कि माँ और बीवी को छोड़कर भाग गया और भागने के बाद इतने साल बाद कहां से तुम आए? कोई है अता पता? ये देश के फाशिज्म ताकत का ये एजेंट है और ये एजेंट अफवाह फैलाता है। आप देखिए ना, जब यहाँ पर कोरोना का मामला चला तो जमात वाले को रिपब्लिक टीवी वाले ने क्या क्या कह दिया कि जमात वाले ये लेकर, सुनील शर्मा अर्नब गोस्वामी के चैनल में एक रिपोर्टर था, जमात वालों को उल्टा सीधा कह रहा था और वही रिपोर्टर को 2 दिन में कोरोना हुआ, मर गया। अरे तुमको तो पूरा प्रोटेक्शन रखना चाहिए था। है तुम अपना जिसको तुम कोरोना बोल रहे थे, तुम ही कोरोना में मर गए। तो कोरोना बीमारी है, बीमारी का इलाज बीमारी की तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि आप ताकत के बुनियाद पर सबको पकड़ के आप बोलेंगे वैक्सीन ले लो। अगर वैक्सीन देना है तो सबसे पहले देश के प्रेसिडेंट को वैक्सीन दीजिए, प्राइम मिनिस्टर को दीजिए, होम मिनिस्टर को दीजिए और शीशी बैच नंबर दिखा के दीजिए, 10 साइंटिस्ट के मौजूदगी में दीजिए। हम उसका पूरा डिटेल देखेंगे, शीशी के अंदर दवा है या पानी है, शीशी के अंदर में कहीं आपने रेक्टिफाइड पानी को वैक्सीन बना के तो नहीं ले रहे हैं, इसलिए लोगों को शक है, इसलिए आपने वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया।
डायरेक्ट वैक्सीन को मार्केट में उतार दिया। आप ट्रायल में डालते, सारे देश ट्रायल कर रहे थे, जिन्होंने किसी ने चूहे पे किया, किसी ने बंदर पे किया, आप किस पर ट्रायल किए? आप तो यहाँ डायरेक्ट लोगों पर ट्रायल कर दिए। इतने सस्ते हो गए हैं क्या? है, इंसान को मुर्गी समझ लिया क्या? जब चाहा गर्दन काट दिया। कभी मॉब लिंचिंग, कभी आपको हिंदू मुसलमान, कभी दलित ब्राह्मण, कभी ऊंचा जात छोटा जात, कभी पैसा वाला और गरीब। अरे क्या तुम लोगों के बीच में तफरका डाल रहे हो? भारत देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब सबका देश है। और हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ उस वक्त पार्लियामेंट से कानून पास हुआ कि ये देश एक स्वतंत्र देश है, यहाँ के लोगों को वोट देने का इख्तियार है। अगर तो वोट देने का इख्तियार अगर है तो सही से वोट दीजिए, बैलेट में दीजिए, ईवीएम हटा दीजिए, बस। क्या नाम है सर आपका? हकीम शेख नदीम अहमद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये हकीम शेख नदीम अहमद साहब है हमारे साथ। दोस्तों आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।